सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। यहाँ पर हमने अपने बिजनेस स्टडीज की शुरुआत की थी अप्रैल के अंदर, है ना, जहां पे हमने पढ़ा था अपनी बिजनेस स्टडीज की बुक पार्ट ए का पहला चैप्टर which is nature and significance of management। और आज हम उसी पार्ट ए का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं which is चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। इस बुक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज ये बुक का आखिरी चैप्टर, ये जो मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, उसके आखिरी फंक्शन की सारी जानकारी देने वाला है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये आखिरी चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बुक का सबसे छोटा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये कंट्रोलिंग हमें क्या सिखाने वाला है, क्योंकि बहुत हुआ काम, अब कंट्रोल करने की बारी है। चलिए फटाफट से अपना रजिस्टर, बुक और पेन ले आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो भाई, बहुत हुई शैतानी, अब करना पड़ेगा आपको कंट्रोल, ठीक है। तो इस पूरी बुक के अंदर हम लोगों ने मैनेजमेंट को समझ लिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके डिफरेंट फंक्शंस क्या है, और हर एक फंक्शन के ऊपर आपने एक चैप्टर पढ़ा। टोटल मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं हमारे पास? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और आज कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? लास्ट फंक्शन विच इज कंट्रोलिंग। ठीक है, देखो भाई, चाहे तुम कितना मर्जी काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुमने चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो कोई फायदा ही नहीं है। तुमने जो सोचा था, जो सोच विचार किया था, सोच विचार करने के बाद तुम कहां तक पहुंचे हो, जब तुमने वो देखा ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। सो कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि हम प्लानिंग में क्या करके आए हैं? प्लानिंग में क्या किया था हमने? प्लानिंग में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं। जैसे ही जब हम क्लास 12th में एंटर होते हैं, 11th से थोड़े से पीड़ित होते हैं और 12th में जस्ट आए होते हैं, तो सोचते हैं कि अब तो कुछ करके ही दिखाएंगे इस साल। तो हम जब कहीं पे भी कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो पहले प्लानिंग ही करते हैं, और प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं? अपना कोई एक गोल, कोई एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग पे आते हैं कि उस गोल को अचीव करना कैसे है, कौन करेगा, उस सब चीजों के लिए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। फिर स्टाफ रखना, बिना लोगों के काम कैसे बनेगा? लोग होंगे तभी तो काम होगा। उसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर हमने क्या किया? काम की शुरुआत करी। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तक काम की शुरुआत नहीं हुई थी, हम सिर्फ उस चीजों का लगे पड़े थे, अरेंजमेंट में लगे हुए थे, परफॉर्मेंस के लिए स्टेज को सेट कर रहे थे। डायरेक्टिंग में हमने परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस दे चुके हो अब तुम। अब आ गया कंट्रोलिंग पे कि क्या हुआ, कैसी हुई परफॉर्मेंस। सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग में हम लोग करते हैं कंपैरिजन। किस चीज का कंपैरिजन करते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, कि आपने सोचा क्या था और हुआ क्या, और इस सोचने और होने के बीच में अंतर क्या रहा, क्या डिफरेंस रहा। तो कंट्रोलिंग का मतलब है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट द डेविएशंस। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कमी रही है। अब डेविएशन का मतलब हमेशा ना ये नहीं होता कि कमी है, मतलब कि जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, हमेशा वो नेगेटिव लेके मत चलो, उसे पॉजिटिव भी हो सकता है। हमने जो टारगेट सोचा था उससे अच्छा काम कर दिया, हमने अच्छा कर दिया तो पॉजिटिव है, कम रह गया तो नेगेटिव है। और अगर कोई डेविएशन निकलता है, फिर अगर कोई कमी रह जाती है, तो उस कमी को हमें ठीक करना है, और उसके लिए लेना है हमें क्या? करेक्टिव एक्शन। देखो, जब गलती पता चलेगी तभी तो उसको सुधारोगे, जब हमें अपनी गलती नहीं पता होगी तो हम उसे सुधार भी नहीं पाएंगे। तो कंट्रोलिंग यही करता है कि आपको ये बताता है कि कहाँ कमी रह गई है, और अब आपको अगली बार किन बातों का ध्यान में रखकर नए ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है और उसको पूरा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो कंट्रोलिंग में हम यही काम करते हैं। अब थोड़ा सा और अगर कंट्रोलिंग को हम समझे, तो उसके लिए फेसबुक पे करोगे ग्रुप कॉल और आपस में करोगे फिर डिस्कस। तो फेसबुक पे ग्रुप कॉल करते हुए आपको समझना होगा फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कैसे? सबसे पहला फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना, हम आगे भी देखते हैं और हम पीछे भी देखते हैं। समझदारी इसी में ही है, आगे भी देखना है और पीछे भी देखना है। कैसे? कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन कैसे है? हमारी पुरानी गलतियां हमारे आगे की परफॉर्मेंस को सुधारती है। हमारी जो पुरानी गलतियां है ना, वो हमारे आगे के लिए क्या बनती है? सीख बनती है।
कि भाई पुरानी गलती कर चुके हो, उससे थोड़ा सा सीखो और दोबारा वो गलती मत करो। नेवर मेक द सेम मिस्टेक अगेन। एक गलती को बार बार नहीं दोहराना है, अलग अलग करो ना। अलग अलग गलती करोगे तो अलग अलग गलती से कुछ नया सीखोगे, बट एक ही गलती को बार बार रिपीट करोगे तो सीखोगे क्या? फिर मजा भी नहीं आएगा। ठीक है। सो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो क्यों आपका फॉरवर्ड लुकिंग है? क्योंकि आपकी जो पास्ट की प्रॉब्लम्स है, पास्ट परफॉर्मेंस है, वहां जो गलती रही है वो आपकी फ्यूचर, उससे आप सीख लोगे, उन चीजों को बदलोगे और अपनी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है, फ्यूचर परफॉर्मेंस को क्या करोगे? सुधारोगे। तो इसीलिए कहा गया कि इट इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि वो इंप्रूव करता है आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस। उसके बाद ये बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? पीछे क्यों देखता है यार? अब पीछे देखेगा तभी तो आगे के लिए सुधरेगा। तो ये क्या है? इसको कहा जाता है इट इज द पोस्टमार्टम ऑफ योर पास्ट एक्टिविटी। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? पोस्टमार्टम होता क्या है? पूरी चीर फाड़ना, डिटेल में बता देता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो कंट्रोलिंग भी क्या करता है? आपकी पास्ट एक्टिविटी का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख देता है कि भाई तुमने ये किया है, देखो ये है जो तुमने किया अब तक। तो ये पीछे देखता है और ताकि आपको पता चल सके कि भैया गलतियां कहाँ थी और उसी के उन्हीं गलतियों को ध्यान में रखते हुए हम आगे सुधर जाएं। तो इसीलिए इसको पीछे देखना पड़ता है। आगे की चीजों को सुधारने के लिए ना पीछे की चीजों को देखना ही पड़ेगा। कभी भी, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली है कि कभी भी अपने पास्ट को भूलना नहीं है, याद रखना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसी में रहना है, पास्ट में रहना नहीं है, सिर्फ उसको याद रखना है ताकि उससे हर पल सीखते रहो। उस दर्द को सुनो, वो जो पास्ट मिस्टेक का जो दर्द है ना उसको याद रखो, क्योंकि वो दर्द तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाएगा कि वो गलती करनी नहीं है। ठीक है? ठीक है भाई, समझ गए कि हाउ कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट, परवेसिव। हर जगह है भाई कंट्रोलिंग के। अब परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब है जो हर जगह है। परवेसिव का मतलब हर जगह, जैसे हमारे भगवान हर जगह है ना, ऐसी कंट्रोलिंग हर जगह है। हर लेवल पे हर एक्टिविटी को आपको कंट्रोल करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि देखो बिना कंट्रोलिंग के कुछ हो नहीं सकता। अगर आपकी जिंदगी में भी आपके ये स्पीड ब्रेकर्स ना हो ना, ये स्पीड ब्रेकर्स कौन है आपकी जिंदगी में जो आपको हर थोड़े थोड़े टाइम पे रोकते हैं, आके रुको 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 रुको? आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, हो सकता है कोई और भी हो जिंदगी में। ठीक है? तो ये हर लेवल पे है परवेसिव, कि यहां पर आपको जरूरत है कि हर एक लेवल पे आपको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आप काम तो हर जगह कर रहे हो ना। सो कंट्रोलिंग क्या कहता है कि वो परवेसिव है। कैसे? कि वो हर एक लेवल पे, हर एक मैनेजर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे अपने अपने एरियाज को क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। ठीक है? तीसरा, गोल ओरिएंटेड है भाई कंट्रोलिंग। क्यों कंट्रोल कर रहे हो? एक गोल था ना, देखना है ना वो हासिल हुआ या नहीं हुआ। वो कब जाके पता चलेगा? जब यहां तक पहुंचोगे तभी तो। जब बीच में ही हार मान जाओगे तो फिर क्या ही कंट्रोल करोगे? सो कंट्रोलिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, हमेशा आपको ये बताता है कि भाई देखो ये था तुम्हारा गोल और तुम तो अभी यहीं तक पहुंचे हो, वहां तक कब पहुंचोगे? तो कंट्रोलिंग तुम्हें बीच में रियलिटी चेक देता है। हर एक साइकिल के बाद, जैसे आप प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक पहुंचते हैं तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है। कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड है, क्यों? बिकॉज इट एंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टू बी अचीव्ड। कैसे अचीव करना है उनको? भाई वो ये कहता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें आपको अचीव करना है, रिसोर्सेज को यूज करना है। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपने पहले से ही अपने कुछ गोल्स सेट करे हुए थे, उन गोल्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करो। तो वो आपको हमेशा किस तरफ लेके जाता है? गोल्स की तरफ। ठीक है? नेक्स्ट, कंटिन्यूस है। जब तक जिंदगी है तब तक कंट्रोलिंग चलती रहेगी। प्लानिंग जब तक है, ऑर्गेनाइजिंग जब तक है, स्टाफिंग जब तक है, डायरेक्टिंग जब तक है, तब तक कंट्रोलिंग भी है। तो जब तक ये साइकिल चलता रहेगा कंट्रोलिंग भी चलती रहेगी। तो इट इज नेवर एंडिंग फंक्शन, ये कांस्टेंट। आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का ना कांस्टेंट रिव्यू चाहिए होता है। अगर आप क्या करो, जिंदगी जिए जा रहे हो जिए जा रहे हो जिए जा रहे हो, यार थोड़ा सा रुको, थमो, बैठो, देखो क्या हासिल किया है, क्या हासिल किया है जिंदगी में अब तक, और क्या हासिल करना चाह रहे थे, कहां पहुंचना चाह रहे थे और कहां तक पहुंचे हो। इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिव्यू करना है, अपने आप को चेक करना है। ठीक है? सो कंट्रोलिंग क्या है? कैसी प्रोसेस है, कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। तो अब ये चार हमारे पास फीचर्स थे, क्या क्या, जिसके लिए हमने क्या करी, फेसबुक पे ग्रुप कॉल, जहां पर एफ बी क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, की ये आगे भी देखेगा और पीछे भी देखेगा। आगे क्यों देखेगा? क्योंकि इसका एम है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। पीछे क्यों देखता है? कि पीछे की एक्टिविटी पता होगी तभी तो फ्यूचर सुधरेगा। ठीक है? सेकेंड, आपका पी से आता है परवेसिव, कि हमारा जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो हर जगह है, हर लेवल के मैनेजर्स को अपने अपने एरियाज को कंट्रोल करना होता है,
उसके बाद जी से क्या था, गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है क्योंकि ये आपको सिखाता है कि अपने पहले से तय किए हुए गोल्स को आप कैसे अचीव करोगे। उसके बाद सी से हमारे पास कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, हमेशा आप अपने जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हो ताकि बार बार आपको ये पता चल सके कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और कहां सुधार करना है ताकि आप करेक्टिव एक्शंस ले सको। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि क्यों आखिरकार हमारे लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। तो उसके लिए तो मैं यही कहूंगी कि IMCA, IMCA, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को पढ़ते ही आई कैन से IMCA। कैसे, देखो जरा, जहां पर O का मतलब है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, I का मतलब है इंप्रूव्स द एम्प्लॉय मोटिवेशन, A का मतलब है अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, M का मतलब है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, C का मतलब है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन और A का मतलब है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। तो जस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को पढ़ते ही वी कैन से IMCA। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन किस तरीके से कंट्रोलिंग से मेंटेन किया जाता है। सो कंट्रोलिंग क्या करता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिससे कि हम यहाँ पर ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। ये हमें कुछ इस तरीके के कंट्रोलिंग डिवाइस प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि स्कूल्स के अंदर CCTV कैमरास लगे होते हैं क्लासेस के अंदर, ताकि ये देखा जा सके कि कब कौन सी मैडम बैठ के अपना फेसबुक अकाउंट चला रही है, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रही है, अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड कर रही है या फिर दूसरों का चेक कर रही है। तो उसके अलावा हमारे जो ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, ये भी फ्री पीरियड में कितनी मस्ती करते हैं, कितनी शरारतें करते हैं, ये सब देखने के लिए भी तो कैमरास की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हमारा जो एक एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के कहीं हमसे किसी तरीके की धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, कहीं अकाउंट्स में झोलमोल तो नहीं कर रहा, या फिर सोकर अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, या फोन पे बात करके हमारा कीमती समय बर्बाद तो नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीजों को चेक करने के लिए कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगाए जाते हैं। सो कंट्रोलिंग इसीलिए भी जरूरी है ताकि हम चेक कर सके कंटिन्यूअसली अपने एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को और उनके डिसऑनेस्ट बिहेवियर को। क्योंकि देखो भैया, ह्यूमन नेचर है, कई बार दिल पलट जाता है, जो हमारा ये जो ईमानदारी है वो बेईमानी में भी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन एक डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जब हमारे ऊपर इस तरीके से क्लोज चेक किया जाता है, जब इस तरीके से हमारे ऊपर कंट्रोल किया जाता है, तो एक डिसिप्लिन का माहौल रहता है। क्योंकि हमें पता है कि यार हम ना कंटिन्यूअसली किसी ना किसी की निगरानी में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, लिखा होता है कि आप CCTV कैमरा की निगरानी में, तो वहां पर आप अपने हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शन को बहुत सोच समझ कर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोलिंग ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। अब बाकी के पॉइंट्स भी समझ लेते हैं कि वो तो हमने समझ लिया, तो IMCA क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। बात करें इंप्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, अब मुझे पता है कि अगर मुझे प्रमोशन चाहिए ना, तो मेरी परफॉर्मेंस को किस चीज से इवैल्यूएट किया जा रहा है। उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि इस महीने जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 1000 यूनिट्स बेच देगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। अब मुझे इन एडवांस ये बात पता चल चुकी है कि मेरी परफॉर्मेंस को किस स्टैंडर्ड से इवैल्यूएट किया जा रहा है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को सेल ऑफ करने की कोशिश करूंगी, ज्यादा से ज्यादा उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दूंगी ताकि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या हुई, मैं मोटिवेट हुई ना। क्यों मोटिवेट हुई? क्योंकि मुझे एडवांस में ही पता है कि कौन सा वो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है जिसके अगेंस्ट मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग ना आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देता है, और उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को जानने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो, क्योंकि आपको एडवांस में पता चल गया है कि आपको क्या करना है। सो एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस दैट व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, कि उनको क्या करना है एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, और स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। So this will motivate them and help to improve the performance. तो इसी की वजह से वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। दूसरा, अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने अभी आपको फीचर में बताया कि कंट्रोलिंग ना आपको बीच बीच में स्पीड ब्रेकर देता है, रियलिटी चेक देता है, कहां तक पहुंच गए हो।
आपकी कमियों को आपके सामने लेकर आता है, आपको सही डायरेक्शन पे रखता है, राइट ट्रैक पे रखता है, कि जब भी तुम भटकने लगते हो ना, तो जब भी तुम भटकोगे ये तुम्हें कहेगा कि आ जाओ, दोबारा से पटरी पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे जब टाइम टू टाइम तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा ना। ये जो तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स, यूटीज, ये सब होते हैं ना, प्री बोर्ड, ये क्यों होते हैं? तुम्हें राइट ट्रैक पे रखने के लिए कि देखो भाई तुम भटक रहे हो, आ जाओ राइट ट्रैक पे, नहीं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हो जाएगी गड़बड़। तो कंट्रोलिंग आपको गोल्स अचीव करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को मेजर करेगा, ये बताएगा कि क्या कमी है, और उस कमी को ध्यान में रखते हुए आपका पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक गाइडेंस मिलेगी, और उस गाइडेंस की वजह से आप कहां रहेंगे? एक राइट ट्रैक पे रहेंगे। और जब राइट ट्रैक पे रहोगे तो अल्टीमेटली क्या हासिल कर लोगे? अपने गोल्स। तीसरी इंपॉर्टेंस, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे हम जो भी काम करते हैं ये प्री डिटरमाइंड गोल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मुझे पता है कि मुझे अगर 1000 यूनिट्स बेचनी है तो उसके लिए मुझे कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। मुझे अगर 1000 यूनिट्स बेचनी है उसके लिए मुझे कितने रिसोर्सेज की जरूरत है मुझे पहले से ही पता है। तो हर एक एक्टिविटी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रही है। तो क्या किसी तरीके की कोई वेस्टेज होगी? क्या नहीं होगी। हमें पता है कि हमें कितना रिसोर्स इस्तेमाल करना है। तो कंट्रोलिंग मदद करती है आपकी कि आप जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो आप उसको एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट के साथ आप उसका इस्तेमाल कर सको। फोर्थ, ये कोऑर्डिनेशन बनाता है, आपके एक्शंस में कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। जब आप अपने अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हो ना, तो ये फिर से आपको क्या करेगा? एक साथ लेकर आएगा। ये क्या कहेगा कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय को पता है ना कि प्री डिटरमाइंड गोल्स क्या है। तो बिना एक दूसरे के साथ चले काम हो सकता है क्या? आपको आपस में वेल कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना है, तो किसी एक को ज्यादा पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। पांचों में बैलेंस बनाना होगा, पांचों में आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। आप लोगों ने, मैंने आपको शायद पहले भी कभी बोला हो कि आप पे बेवफाई करते हो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के साथ, उसको बेचारी को बिल्कुल छोड़ ही देते हो, पढ़ते ही नहीं हो। और यही रीजन होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे अच्छे नंबर आ रहे होते हैं और इंग्लिश में कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस वाले मार्क्स होते हैं वो नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया उसके साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ उसको कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि यार हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय को पता है कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, तो अलग अलग चल के कैसे काम चलेगा? आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। नेक्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। मैं कह रही हूं तुम्हें, एक एम्प्लॉय, मैंने अपने एक एम्प्लॉय को कह दिया कि सुनो तुम्हें ना दिन में 20 यूनिट बनानी है, जबकि मुझे पता है कि 20 नहीं 15 ही बन सकती हैं। तो क्या मैंने उसके लिए सही स्टैंडर्ड सेट किया? मैं उसको एक ऐसी चीज कह रही हूं जो वो हासिल ही नहीं कर सकता। तो हमें ना स्टैंडर्ड भी ऐसे ही रखना चाहिए जिसे हम हासिल कर सकें। ऑब्जेक्टिव भी वही हो जिसको पाया जा सकता हो, जिसको पाया ना जा सकता हो ऐसा ऑब्जेक्टिव, ऐसा गोल सोचना भी नहीं चाहिए, ना रखना चाहिए। कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग टाइम टू टाइम तुम्हें ये बताता है कि देखो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया अपने एम्प्लॉइज के लिए, क्या वो उसको अचीव कर पाएंगे? जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ज्यादा आपने स्टैंडर्ड रखा हो, कई बार हम कम भी रखते हैं। हम सामने वाले का पोटेंशियल कम नाप रहे थे, हमें लगता था यार क्या ये 10 यूनिट ही बना पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा स्टैंडर्ड 10 यूनिट का है, देखा कि यार वो तो 15 बना रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा देखो तुम्हें 95 प्लस लेकर आने हैं। वो कहता है 95 प्लस, यहाँ 27 नहीं आ पा रहे मैडम, आप इतनी उम्मीद कर रही हो। आज ही मैंने क्लास में बच्चों से कहा कि मैं तो तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 के लिए पढ़ा रही हूँ। तो एक बच्चा कह रहा है मैडम ऐसा मत बोलो, हम तो 27 पाके बहुत खुश हैं। तो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है हमें उसे टाइम टू टाइम क्या करना है? रिवाइज करना है, रिव्यू करना है। ना तो आपको उसको ऐसा बनाना है कि वो हासिल ना हो सके, अनअचीवेबल स्टैंडर्ड्स भी सेट नहीं करने और बिलो द स्टैंडर्ड भी सेट नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही कम स्टैंडर्ड सेट किया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको चेक करना है क्या? एक्यूरेसी। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम हमेशा मैनेजमेंट की मदद करेगा कि वो वेरीफाई करेगा कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो एक्यूरेट हो, ऑब्जेक्टिव हो। टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, ताकि अगर कोई चेंज लेकर आना हो एज पर द एनवायरमेंट तो वो चेंज लेकर आया जा सके। और इसी के साथ आप बन गए क्या? सीए। ठीक है।